हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी विथ फर्रू में। दोस्तों, आज हम क्लास 12 वाले चैप्टर 16 एनवायरमेंटल इश्यूज़, इसके जो नीट के प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन है वहाँ आज हम सोल्व करेंगे। इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूरी इकोलॉजी की जो यूनिट है उसमें ज़्यादा क्वेश्चन इसी चैप्टर से आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, ईजी क्वेश्चन आएंगे और सबसे ज़्यादा आएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नीट 2019 में पूछा गया, द अर्थ समिट हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो इन 1992 वाज कॉल्ड। जो अर्थ समिट 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुई थी, ब्राज़ील में हुई थी, तो उसमें क्या कहा गया था? उसमें कहा गया था फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स बेनिफिट्स, कि जो बायोडाइवर्सिटी है उसको कंजर्व किया जाए और उसके जो बेनिफिट्स हैं उनको सस्टेनेबल रूप में यूटिलाइज किया जाए, इस्तेमाल किया जाए। ये उसकी थीम थी। तो सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 नीट 2019 में पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ गैसेज इज मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। इनमें से गैसेज का कौन सा पेयर ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल है? तो ग्रीन हाउस इफेक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन सबसे ज़्यादा मात्रा में। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। डी हमारे फोर्थ, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 नीट 2019 में पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल डिड एम फॉर रिड्यूसिंग एमिशन ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन इनटू द एटमॉस्फेयर। इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल या फिर इनमें से किस प्रोटोकॉल का ये उद्देश्य था कि जो एटमॉस्फेयर में क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की जो मात्रा है उसका जो एमिशन है वो घटाया जाए? ये था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 नीट 2019 में ये पूछा गया है, Polyblend, a fine powder of recycled modified plastic, has proved to be a good material for। Polyblend जो कि रिसाइकल्ड मॉडिफाइड प्लास्टिक का एक फाइन पाउडर था, तो वो किस चीज़ के लिए गुड मटेरियल साबित हुआ? वो था, हमने पढ़ा है, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स को कंस्ट्रक्ट करने में, रोड्स को बनाने में। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। रोड्स को बनाने में पॉलीब्लेंड का इस्तेमाल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 नीट 2019 में पूछा गया, विच ऑफ दिस फॉलोइंग मेथड इज़ द मोस्ट सुटेबल फॉर डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट। अगर हमें न्यूक्लियर वेस्ट को डिस्पोज करना है तो इनमें से कौन सा सबसे सुटेबल मेथड होगा? शूट द वेस्ट इनटू स्पेस, क्या उसे वेस्ट स्पेस में छोड़ दिया जाए? नहीं, गलत है। ब्यूराई द वेस्ट अंडर एंटार्क्टिक आइस कवर, क्या उस वेस्ट को अंटार्कटिक आइस के नीचे दबाया जाए? ये भी गलत है, ये पॉसिबल नहीं है। डंप द वेस्ट विद इन द रॉक्स अंडर डीप ओशियन, जो वेस्ट है उनको रॉक्स के नीचे डीप ओशियन में दबा दिया जाए? ये भी गलत है। ब्यूराई द वेस्ट विद इन रॉक्स डीप बिलो द अर्थ सरफेस, वेस्ट को रॉक्स के नीचे तो दबाया जाए लेकिन अर्थ सरफेस पर, ना कि ओशन में। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो फोर्थ इसका करेक्ट आंसर है कि उसको अर्थ सरफेस के नीचे, रॉक्स के नीचे दबा दिया जाए, अर्थ सरफेस पर। क्वेश्चन नंबर 6 नीट 2018 में ये पूछा गया है, इन स्ट्रेटोस्फेयर विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट एक्ट एज ए कैटलिस्ट इन डिग्रेडेशन ऑफ ए ओजोन रिलीज ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। स्ट्रेटोस्फेयर में इनमें से कौन सा एलिमेंट कैटलिस्ट के रूप में कार्य करता है, कैटलिस्ट के रूप में एक्ट करता है, जिससे ओजोन लेयर डिग्रेड होती है और वो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को रिलीज करती है? तो हमने पढ़ा है कैटलिस्ट के रूप में स्ट्रेटोस्फेयर में एक्ट करता है क्लोरीन। तो बी इज द करेक्ट आंसर, जो ओजोन लेयर को डिग्रेड करने का काम कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 नीट 2018 में ये पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेकेंडरी पोल्यूटेंट। इनमें से कौन सा सेकेंडरी पोल्यूटेंट है? कार्बन मोनोऑक्साइड प्राइमरी पोल्यूटेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड भी, सल्फर डाइऑक्साइड भी, बाकी O3 इज द सेकेंडरी पोल्यूटेंट। ये हमें याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 नीट 2018 में ये पूछा गया है। इसमें क्या कहा गया, वर्ल्ड ओजोन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है 16 सितंबर को। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 नीट 2017 में ये पूछा गया है। इसमें क्या कहा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट वैलिड फॉर एरोसोल। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट एरोसोल्स के लिए वैलिड नहीं है, सही नहीं है? तो एरोसोल एक सस्पेंशन होता है फाइन सॉलिड पार्टिकल्स या फिर लिक्विड ड्रॉपलेट्स का एयर में। लिक्विड ड्रॉपलेट्स का एयर या दूसरे अनदर गैस में जो सस्पेंशन होगा उसको हम एरोसोल कहेंगे। पहला, दे आल्टर रेनफॉल एंड मानसून पैटर्न। एरोसोल रेनफॉल और मानसून पैटर्न को बदल सकते हैं, सही ऑप्शन है, क्योंकि ये
एनवायरनमेंट में भी तो एरोसोल्स बनते हैं। सेकंड, दे कोज इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, वे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। यही हमारा आंसर है, यही वैलिड ऑप्शन है, वैलिड ऑप्शन नहीं है। दे हैव नेगेटिव इम्पैक्ट, उनका एग्रीकल्चरल लैंड पर नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है, बिल्कुल सही है। और वे ह्यूमन हेल्थ के लिए हार्मफुल भी हो सकते हैं। बाकी बी उसके लिए वैलिड नहीं है, एरोसोल्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 10, नीट 2016 फेज फर्स्ट में ये पूछा गया है। डिप्लीशन ऑफ विच गैस इन द एटमॉस्फेयर कैन लीड टू एन इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ स्किन कैंसर। तो इनमें से कौन सी गैस अगर कम हो जाए, एटमॉस्फेयर में कम हो जाए, तो उस गैस की कमी से स्किन कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। वो है ओजोन लेयर। क्योंकि ओजोन लेयर अगर डिग्रेड होने लगेगी तो उससे क्या होगा, यूवी बी रेडिएशन जो है धरती पर आने लगेगी और वो स्किन कैंसर कोज करने लगेंगी। अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशन को क्या कर लेती हैं, ओजोन अब्जॉर्ब कर लेती हैं। क्वेश्चन नंबर 11, नीट 2016 फेज फर्स्ट में ये पूछा गया है। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट JFM कॉन्सेप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया ड्यूरिंग। जो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट था वो इंडिया में कब इंट्रोड्यूस किया गया? ये किया गया था 1980s में। डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12, नीट 2016 फेज फर्स्ट में पूछा गया। ए रिवर विद एन इनफ्लो ऑफ डोमेस्टिक सीवेज रिच इन ऑर्गेनिक वेस्ट में रिजल्ट इन। एक रिवर जिसमें डोमेस्टिक सीवेज, जिसमें ऑर्गेनिक वेस्ट बहुत ज़्यादा है, वो उस रिवर में जा रहा है, तो उससे क्या होगा? पहला, एन इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ फिश, क्या फिश का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा? गलत है। बी, डेथ ऑफ फिश ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, वहाँ पर फिश की डेथ होने लगेगी क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, बिल्कुल सही है, अब तक तो ये सही है। तीसरा देख लेते हैं, ड्राइंग ऑफ द रिवर, रिवर सूख जाएगी एल्गल ब्लूम के कारण, गलत है, ऐसा तो नहीं होगा। इंक्रीज पॉपुलेशन ऑफ एक्वेटिक फूड वेब, एक्वेटिक फूड वेब ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी, ये भी गलत है। तो बी हमारा आंसर है। उस रिवर में क्या होगा, फिश की डेथ होने लगेगी ऑक्सीजन की कमी के कारण। क्वेश्चन नंबर 13, नीट 2016 फेज सेकंड में ये पूछा गया है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD may not be a good index for pollution for water bodies receiving effluents from। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड पॉल्यूशन का एक गुड इंडेक्स नहीं हो सकता ऐसी वाटर बॉडीज़ के लिए जो इफ्लुएंट रिसीव कर रही हैं पेट्रोलियम इंडस्ट्री से। जो वाटर बॉडीज़ पेट्रोलियम इंडस्ट्री से इफ्लुएंट रिसीव करती हैं उनका जो पॉल्यूशन अगर हमें मेज़र करना है तो उसको हम बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड से मेज़र नहीं कर सकते, ये गुड इंडेक्स नहीं है। तो सी करेक्ट ऑप्शन है हमारा। क्वेश्चन नंबर 14, नीट 2016 फेज सेकंड में ये पूछा गया। ए लेक विच इज़ रिच इन ऑर्गेनिक वेस्ट में रिजल्ट इन। ऐसी लेक जिसमें ऑर्गेनिक वेस्ट बहुत ज़्यादा है उसमें क्या होगा? अभी हमने क्वेश्चन किया, मोर्टेलिटी ऑफ फिश ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और फिश मरने लगेगी। क्वेश्चन नंबर 15, नीट 2016 फेज सेकंड में ये पूछा गया है। द हाइएस्ट DDT कंसंट्रेशन इन एक्वेटिक फूड चेन शैल अकर इन। एक्वेटिक फूड चेन में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट DDT कंसंट्रेशन किस में पाई जाएगी? तो सबसे पहले फाइटोप्लैंक्टन तो प्राइमरी प्रोड्यूसर है, उसमें बहुत ही कम पाई जाएगी। सीगुल इसका करेक्ट आंसर है क्योंकि सीगुल क्या है, टॉप कंज्यूमर है, ये हमें याद रखना है। एक्वेटिक फूड चेन का सीगुल टॉप कंज्यूमर है। टॉप कंज्यूमर में DDT कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा पाई जाएगी क्योंकि उसका बायो मैग्निफिकेशन होता है। तो सीगुल हमारा आंसर है, ये हमें याद रखना है। क्वेश्चन ये रिपीट भी हो सकता है। एसिड रेन इज कोस्ड बाय इंक्रीज इन द एटमॉस्फेयर कंसंट्रेशन ऑफ। एसिड रेन कब होती है? जब एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन में SO3 और कार्बन मोनोऑक्साइड का इंक्रीज हो जाती है। सॉरी, ये गलत ऑप्शन है। जब एटमॉस्फेयर में SO2 और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड SO2 और NO2 इंक्रीज हो जाती है। एसिड रेन कब होगी? जब एटमॉस्फेयर में SO2 और NO2 की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। तो सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, यूट्रोफिकेशन ऑफ वाटर बॉडीज लीडिंग टू किलिंग ऑफ फिशेज। जब वाटर बॉडीज का यूट्रोफिकेशन होता है तो उससे फिशेज मरने लगती हैं, तो ये किसकी नॉन अवेलेबिलिटी के कारण होता है? फिशेज जो यूट्रोफिकेशन कहते हैं लेक की नेचुरल एजिंग हो जाना, जब उसमें न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट हो जाता है। और उसमें किस चीज़ की कमी होती है? ऑक्सीजन की कमी, जिससे फिशेज मरने लगती हैं। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18, द
कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑन क्लाइमेट चेंज इन द ईयर 2012 वाज हेल्ड एट। जो यूएन की यूनाइटेड नेशन की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी क्लाइमेट चेंज पर 2012 में, वो कहाँ पर हुई थी? वो हुई थी दोहा में। तो दोहा इज द करेक्ट आंसर। ये हमें क्वेश्चन याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोस्ट सुटेबल इंडिकेटर ऑफ SO2 पोल्यूशन इन द एनवायरमेंट। इनमें से कौन सा SO2 पोल्यूशन का एनवायरमेंट में सबसे सुटेबल इंडिकेटर है? तो पोल्यूशन इंडिकेटर की तरह कौन एक्ट करता है? लाइकेंस। तो लाइकेंस इज द करेक्ट आंसर। लाइकेंस जो होते हैं वो पोल्यूशन इंडिकेटर की तरह एक्ट करेंगे और पोल्यूटेड एरियाज में ग्रो नहीं करेंगे। कहीं पर भी इंडिकेटर की बात आ जाए तो लाइकेन हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 20, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ द टॉक्सिकेंट एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल इज नाउन एज। सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल पर, यानी प्रोड्यूसर, फिर कंज्यूमर, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सेकंड ट्रॉफिक लेवल, थर्ड ट्रॉफिक लेवल, इन ट्रॉफिक लेवल पे जो टॉक्सिकेंट होता है उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती है। तो ये किसकी वजह से होती है? ये होती है बायोमैग्निफिकेशन की वजह से। बायोमैग्निफिकेशन की डेफिनेशन है। बायोमैग्निफिकेशन क्या है? सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल पर टॉक्सिकेंट इंक्रीज होना बायोमैग्निफिकेशन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 21, ए लोकेशन विद लग्जरियंट ग्रोथ ऑफ लाइकेंस ऑन द ट्री इंडिकेट। एक लोकेशन जहां पर लाइकेंस बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहे हैं ट्रीज के ऊपर, तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि वो लोकेशन पोल्यूटेड नहीं है। अभी हमने पढ़ा कि जो लाइकेंस है वो पोल्यूटेड एरियाज में नहीं होते। तो लाइकेंस अगर किसी एरिया में हो रहे हैं तो क्या पता लगा हमें? कि वो लोकेशन पोल्यूटेड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22, AIPMT 2014 में ये पूछा गया, द ओजोन लेयर, द जोन ऑफ एटमॉस्फेयर इन विच द ओजोन लेयर इज प्रेजेंट। एटमॉस्फेयर की वह जोन हमें बतानी है जहां पर ओजोन लेयर पाई जाती है। तो ओजोन लेयर पाई जाती है स्ट्रेटोस्फेयर में। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये हमें याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 23, ए स्क्रबर इन द एग्जॉस्ट ऑफ ए केमिकल इंडस्ट्रियल प्लांट रिमूव्स। केमिकल इंडस्ट्रियल प्लांट में के जो एग्जॉस्ट होते हैं उनमें स्क्रबर होता है। तो स्क्रबर क्या रिमूव करता है ये हमें बताना है। तो हमने एनसीईआरटी में पढ़ा है स्क्रबर रिमूव करता है सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24, नीट 2013 में ये पूछा गया है, क्योटो प्रोटोकॉल वाज एंडोस्ड एट। क्योटो प्रोटोकॉल कहाँ पर एंडोस किया गया था? वो था COP3 में। तो सी इज द करेक्ट आंसर। ये हमें याद रखना है। क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस थी। क्वेश्चन नंबर 25, नीट 2013 में पूछा गया है, ग्लोबल वार्मिंग कैन बी कंट्रोल्ड बाय। ग्लोबल वार्मिंग इनमें से किसके द्वारा कंट्रोल की जा सकती है? डिफॉरेस्टेशन इंक्रीज करके, पहले ही गलत पता लग गया। इसमें भी इंक्रीजिंग डिफॉरेस्टेशन गलत है। रिड्यूसिंग डिफॉरेस्टेशन, कटिंग डाउन यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल, बिल्कुल सही है। डिफॉरेस्टेशन कम करें और फॉसिल फ्यूल का यूज़ कम करें। रिड्यूसिंग रिफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन रिड्यूस करें यानी पेड़ कम लगाएं, ये भी गलत है। तो हमारा आंसर है सी, ग्लोबल वार्मिंग को हम डिफॉरेस्टेशन कम करके, पेड़ कम काट के और फॉसिल फ्यूल कम यूज़ करके क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, नीट 2013 में ये पूछा गया है, द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट। जो एयर प्रिवेंशन और कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट था वो कब आया था? वो आया था 1981 में। 1981 इज द करेक्ट आंसर। ये हमें याद रखना है। दोस्तों, आज का मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो या फिर आपका कोई कमेंट या आपका कोई सुझाव हो या सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।